नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका दोस्त पेपर सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे पेपर नंबर 8 to 9 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो, हमें वो वाला भाग देखना है। चलिए देखते हैं। He laughed on her as she fell off a tree, यानी वो उस लड़की पर हंसा जैसे वो पेड़ से गिरी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लाफ्ड आया हुआ है, तो लाफ्ड के बाद में ऑन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ एट का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, जहां पर ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड आउट करनी मेरे दोस्तों। देखते हैं। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई हैड शी क्राइड आउट इन हर स्लीप द प्रीवियस नाइट। मेरे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट का है ये, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर आस्क्ड आया हुआ है, बीच में WH वर्ड आया हुआ है, लास्ट में द प्रीवियस नाइट आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, जब WH वर्ड हमारे पास में है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो अब हमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें तुरंत सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये कुछ यूँ होना चाहिए था, वाई शी हैड क्राइड, कुछ यूँ होना चाहिए था ये। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इनमें से उचित ऑप्शन विकल्प हमें भरने हैं। क्वेश्चन है दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे डैश द थीफ, उन्होंने चोर को डैश कर लिया है, बट दे वर मिस्टेकन, लेकिन वो गलत थे। तो मेरे दोस्तों यहां पर थॉट देखिए सेकंड फॉर्म है, और अगर यहां पर भी मैं सेकंड फॉर्म डाल देता हूं, फाउंड डाल देता हूं, तो पास्ट ऑफ द पास्ट का रूल खत्म हो जाएगा। इसलिए ना तो ए आएगा, ना ही बी और डी आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि वो चोर को पकड़ लेंगे, ये कह रहा है कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों वही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें फिल करना है। पढ़ते हैं। माई इंडिया बाय कॉर्बेट, ये जो माई इंडिया नाम की कोई किताब है कॉर्बेट के द्वारा, डील्स द ऑथर्स फैमिलियरिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किताब जो है वो किन परिस्थितियों से बातचीत करती है, किन परिस्थितियों के साथ में अपना सामंजस्य तालमेल बैठाती है, तो वहाँ इस डील के कारण विद का यूज़ होगा। क्योंकि दोस्तों दो बातें होती हैं, डील विद होता है और एक डील इन होता है। तो डील विद मतलब किसी व्यक्ति या स्थिति से तालमेल करना। लेकिन मैं बात करूं डील इन, तो किसी वस्तु का व्यापार करना, व्यापार करने के लिए आती है। तो यहाँ व्यापार तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो जो बुक है, किताब है, वो अपनी जो ऑथर है, लेखक, उसकी परिस्थितियों के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा पास हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। दोस्तों हमें विलोम माफ करें, हमें पर्यायवाची हमें देना है प्रोलिसिटी का। तो प्रोलिसिटी का मतलब होता है शब्दों का आडंबर, शब्दों का दिखावा मैं कह सकता हूं। ठीक है, ये प्रोलिसिटी का मतलब होता है।
अब इसी का सिनोनिम हमें चाहिए, इसी का हमें पर्यायवाची हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा वर्ब्याज। तो इसका मतलब भी क्या होता है, शब्दों का दिखावा ही होता है, शब्दों का आडंबर ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं तो वर्डी का मतलब होता है शब्दों से भरा, वर्डी का मतलब होता है शब्दों से भरा, शब्दों से भरा, ठीक है। और प्रोविडेंस की बात करते हैं तो ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय कृपा इसको हम कह सकते हैं, या फिर किस्मत इसे कह सकते हैं, भाग्य जिसे किस्मत भाग्य कह सकते हैं। वर्बोस, वर्बोस का मतलब ऐसे व्यक्ति जो शब्दों से भरा हुआ, वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में भी अब हमें सिनोनिम ही देना है। हम देख सकते हैं एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब होता है बेहतर करना, सुधारना, बेहतर करना या सुधारना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम देखिए इंप्रूव हो जाए, क्योंकि इंप्रूव का मतलब भी तो बेहतर करना ही होता है, सुधारना ही होता है, ठीक है। आगे देखिए डिग्रेड का मतलब गिरना या पतन होना, मैं कह सकता हूं, ठीक है। मोटिवेट का मतलब किसी को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। और विचुपेरेट का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना, यानी किसी को बहुत भला बुरा सुनाना, किसी को खरी खोटी सुनाना, अपमान तिरस्कार करना, मैं कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें देखिए एंटीनम पूछा गया है, यानी हमें विलोम शब्द देना है हमें। तो यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एक, एकांकी, और एक का उल्टा क्या हो जाएगा, अनेक। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अनेक, बहुत। चलते हैं आगे दोस्तों। यस, इस अगले क्वेश्चन में भी मेरे दोस्तों हमें एंटीनम ही देना है, हमें एंटीनम ही देना है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, इम्प्योरिटी जिसे कहते हैं, है ना, मिलावट। तो अब मिलावट का उल्टा क्या होगा, जहां पर शुद्धता है, तो अडल्ट्रेशन का उल्टा हो गया प्योरिफिकेशन, यानी शुद्धिकरण, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, और कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या चीज का आतंक या डर, है ना, मतलब आश्चर्य के साथ जो डर होता है ना, आश्चर्य भी हो रहा है, डर भी हो रहा है, उसको कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं। रेजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, यानी हमें जो इडियम है, ये जो मुहावरा है जो अंडरलाइन हो रखा है ये वाला, इसका हमें सही अर्थ निकालना है। तो ये है दे द न्यू मैनेजर रूल्ड द रूस्ट देयर। तो रूल्ड द रूस्ट का मतलब होता है अपने अधिकारों को उपयोग में लाना, अपने अधिकारों का यूज करना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी, कि मैनेजर ने अपने अधिकारों का उपयोग किया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वापस से में कोई इडियम है, कौन सी इडियम है ये, नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का हमें उत्तर देना है सही अर्थ। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो कंप्लीटली हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। पार्शली मतलब आंशिक रूप से, प्रोफाउंडली मतलब प्रचुरता से, और स्विफ्टली मतलब तेजी से। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
select the most appropriate option to replace the underlined segment in the given sentence. If there is no need to do so, select no improvement. यानी ये जो अंडरलाइन किया हुआ भाग है, अगर ज़रूरत है तो इन ए, बी और सी में से इसको रिप्लेस करना है, और अगर वो सही है वहाँ तो इसको इम्प्रूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं। इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, देखो दोस्तों इफ़ भी आया हुआ है, वर भी आया हुआ है कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना पूरा, ये है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मैं कह सकता हूं इमेजिनरी, काल्पनिक जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में प्रधानमंत्री है नहीं और वो कदम उठाएगा नहीं। तो जब इस प्रकार के हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि अगर आप ये होते तो ये करते, मैं अगर पक्षी होता तो उड़कर चला जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको सबक सिखा देता। तो मेरे प्रिय दोस्तों उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ चलता है, सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट, और चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर वक्त वर का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी काल्पनिक है। उसके बाद में जो आप बनने की कल्पना कर रहे हैं वो शब्द यहाँ आएगा, और अब आएगा उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर है वुड यू हैव टेकन, तो ये गलत हो गया। क्या आएगा, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, वुड यू टेक, यानी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे वापस से दोस्तों, अगले क्वेश्चन में इसको अंडरलाइन सेगमेंट को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो पढ़ते हैं। अ हाई स्कूल स्टूडेंट हियर इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ट्रांसलेट करते हैं कि एक हाई स्कूल का छात्र केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स को भी नहीं समझ रहा है या नहीं समझता है। दोस्तों अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब होती है, अंडरस्टैंड एक स्टैटिक वर्ब होती है, और इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगती है, इसमें आईएनजी नहीं लगती है। तो जाहिर सी बात है आपका बी खत्म हो गया, और यहां पर बात कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। नो इंप्रूवमेंट वैसे नहीं आ सकता क्योंकि वैसे गलत हो गया ये, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। अ रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी किसी विधायिका के द्वारा जो पास किया गया लिखित कानून, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टैट्यूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ही है, पढ़ते हैं। अ बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बरीड, यानी ऐसा इमारत जिसमें मृत लोगों को दफनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं म्यूज़ोलियम। म्यूज़ोलियम का मतलब क्या हो गया, मकबरा। मकबरा मैं कह सकता हूं म्यूज़ोलियम का मतलब। ठीक है, अब अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। तो एपिटाफ का मतलब हो जाता है यानी कब्र पर लिखा लेख, किसी की कब्र पर जो लेख लिखा जाता है ना, कि इसकी स्मृति में जो भी लिखा जाता है। हाउन का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये शब्द नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब होगा कोई शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता। और अगर यही वर्ड अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब होता है पीछा करना।
ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एडिफाइस का मतलब होता है कोई बहुत भव्य इमारत, कोई बड़ी बिल्डिंग, भव्य या बड़ी इमारत। इमारत, बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बनते हैं आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक पैसेज आ गया है। अब इस पैसेज को अपन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। हिंसा ने दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इट इज टुडे प्लेइंग एन इक्वल इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण भाग निभा रहा है। एंड प्रोबेबली, और शायद इट विल कंटिन्यू टू डू सो, और शायद ये ऐसा भाग, ऐसी भूमिका निभाना अनवरत रूप से जारी रखेगा फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, एक ठीक ठाक समय तक। इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी भूतकाल में और वर्तमान में, पहले भी और आज भी वायलेंस की, हिंसा के जो महत्व है उसको नजरअंदाज करना असंभव है। टू डू सो, ऐसा करना, इज टू इग्नोर लाइफ, और ऐसा करना क्या होगा, लाइफ को इग्नोर करना होगा। यट, फिर भी, वायलेंस इज अनडाउटेडली बैड, फिर भी चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो वायलेंस, इसका महत्व क्यों ना रहा हो प्रेजेंट एंड पास्ट में, लेकिन फिर भी निसंदेह रूप से क्या है, ये बुरी ही चीज है। एंड ब्रिंग्स एन अनयील्डिंग, अनएंडिंग ट्रेल ऑफ इविल कॉन्सिक्वेंसेस। इविल का मतलब होता है दोस्तों बुरा, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और ये अनवरत ना रुकने वाले, अनएंडिंग, कभी खत्म ना होने वाले बुरे परिणाम ही लेकर आती है विद इट, अपने साथ। एंड इवन वर्स देन वायलेंस, और यहां तक कि हिंसा से भी ज्यादा बुरे आर द मोटिव्स, उसके क्या हैं, उसके हिंसा के मोटिव्स, उद्देश्य हैं, ऑफ हेट्रेड, घृणा, क्रुएलिटी, निर्दयता, निर्ममता, रिवेंज, बदला, पनिशमेंट, सजा। हिंसा से भी ज्यादा ये खतरनाक है, ये बुरे हैं। विच वेरी ऑफन अकम्पनी वायलेंस, जो कि अक्सर हिंसा के साथ में आते हैं। इंडीड, वास्तव में, वायलेंस इज बैड, हिंसा बुरी है, नॉट इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। इंट्रिंसिकली का मतलब क्या हो गया, स्वाभाविक रूप से, कि हिंसा स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दीज मोटिव्स, लेकिन उन उद्देश्यों के कारण ये बुरी है, दैट गो विद इट, जो इसके साथ चलते हैं। देयर कैन बी वायलेंस विदाउट दीज मोटिव्स, इन मोटिव्स के अलावा भी, इन उद्देश्यों के अलावा भी हिंसा हो सकती है। देयर कैन बी वायलेंस फॉर अ गुड ऑब्जेक्ट, हिंसा अच्छे काम के लिए भी हो सकती है, एज वेल एज फॉर एन इविल ऑब्जेक्ट, और बुरे काम के लिए भी। बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लेकिन ये अत्यधिक कठिन है, टू सेपरेट वायलेंस फ्रॉम दीज मोटिव्स, लेकिन ये बड़ा कठिन है इन उद्देश्यों को हिंसा से अलग करना। एंड देयरफॉर, और इसीलिए इट इज डिजायरेबल, लेकिन इसलिए ये क्या है, ये जरूरी है, टू अवॉइड वायलेंस, यानी वायलेंस को नजरअंदाज करना एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। इन अवॉइडिंग इट, इसको नजरअंदाज करने में, हाउएवर, लेकिन वन कैन नॉट एक्सेप्ट अ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सबमिटिंग टू बैड, यानी अगर आपको ये कह रहा है कि अगर हिंसा को नजरअंदाज करना है तो आपको क्या नहीं करना है, ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना, ऐसा नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना है जो कि बुरे के सामने नतमस्तक हो जाए। एंड फार ग्रेटर एविल्स, और बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों के सामने। सबमिशन टू वायलेंस, यानी हिंसा के सामने सबमिट हो जाना, अपने आप को घुटने टेक देना, अपने आप को नतमस्तक कर देना, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनजस्ट रेजिम, और या फिर किसी भी अन्याय को स्वीकार कर लेना,
बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित है, इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस। ये दो काम करना, दो में से अगर आप एक भी काम कर रहे हैं, ये अहिंसा की भावना के विरुद्ध, अहिंसा की आत्मा के खिलाफ है। ये द नॉन वायलेंट मेथड, यानी जो अहिंसक तरीका है, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इटसेल्फ, इस चीज को न्याय संगत करने के लिए, मस्ट बी डायनेमिक, वो बहुमुखी होना चाहिए, एंड केपेबल ऑफ चेंजिंग सच ए रेजिम ऑफ सोशल ऑर्डर, और वो तरीका कैसा होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंसा के बारे में था। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड इंटरेस्टिंगली एज यूज्ड इन द पैसेज मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है? क्या इंटरेस्टिंगली, रोचक रूप से, विगरसली मतलब विगर के रूप में, शक्तिशाली रूप में, अननेचुरली अप्राकृतिक रूप से, या एसेंशियली? यस, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एसेंशियली मतलब स्वाभाविक रूप से, आवश्यक रूप से, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इन चार में से कौन सा असत्य है, गलत है? ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस, क्या हिंसा के खिलाफ हिंसा ही यूज की जा सकती है? वायलेंस इज नॉट इनहेरेंटली बैड, कि स्वाभाविक रूप से हिंसा बुरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वायलेंस इज ए हिस्टोरिकल एक्सेप्टेड फैक्ट, कि ऐतिहासिक रूप से हिंसा को स्वीकार किया गया एक तथ्य है ये। वायलेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तीनों सही हैं, लेकिन ये बात गलत है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट रोल डज द राइटर प्रिडिक्ट वायलेंस विल प्ले इन द फ्यूचर, कि इस पैसेज के अनुसार राइटर, जो लेखक है, कौन सी बात की घोषणा करता है कि वायलेंस, हिंसा भविष्य में ऐसा रोल निभाएगी? देखते हैं किस बात की बात की है। वायलेंस विल प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्यूचर, क्या भविष्य में इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा? वायलेंस विल प्ले अ फार बिगर रोल इन वर्ल्ड अफेयर, कि हिंसा दुनिया के कार्यों में या दुनिया के अफेयर्स में ज़्यादा बड़ा रोल निभाएगी। वायलेंस हैज़ ऑलरेडी प्लेड आउट एंड लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, कि हिंसा ने अपना जो इंपॉर्टेंस है वो पहले ही खो दिया है। या वायलेंस विल कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यस, कि हिंसा एक समय तक अपनी भूमिका निभाती रहेगी, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए, इट विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यानी ये इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ समय तक के लिए, एक अच्छे खासे समय तक के लिए निभाती रहेगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इंडीड, वास्तव में वायलेंस इज बैड नॉट इंटरेस्टिंगली बट बिकॉज ऑफ दीज मोटिव्स दैट गो विद इट, यानी हिंसा स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं है, लेकिन उसके जो मोटिव्स है, उद्देश्य हैं जो उसके साथ चलते हैं, उनके कारण बुरी है। दिस सजेस्ट, ये बात हमें, ये लाइन हमें क्या सुझाती है? क्या वायलेंस इज बेसिकली गुड, क्या वास्तव में अच्छा है वायलेंस? वायलेंस इज बैड ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन मोटिव्स, यस, कि हिंसा तभी बुरी है जब अपने ये कुछ उद्देश्यों के साथ में आती हैं। वो कौन कौन से देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है। Indeed, violence is bad not interestingly but because of these motives that go with it, ठीक है ना, कि ये जो मोटिव्स है, हेटर, क्रुएल्टी, रिवेंज, पनिशमेंट, जब ये हिंसा के साथ आते हैं, इसके कारण ही हिंसा बुरी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा की आत्मा या भावना के विरुद्ध इन चारों में से कौन सा है? पैसेज के मुताबिक हमें बताना है। अवॉइडिंग वायलेंस एज फार एज पॉसिबल, क्या जितना संभव हो सके उतना हिंसा से दूर रहो, हिंसा से दूर रहो। एक्नॉलेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस इन हिस्ट्री, कि इतिहास में हिंसा के महत्व को स्वीकार करना। चेंजिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू पीसफुल मीन्स, या एक्सेप्टिंग एन अनजस्ट रेजिम बेस्ड ऑन वायलेंस। हाँ बिल्कुल, हिंसा आधारित अन्याय को स्वीकार कर लेना, यही अहिंसा की आत्मा के विरुद्ध। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए,
और द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनजस्ट रेजिम बेस्ड ऑन वायलेंस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यस मेरे प्यारे दोस्तों, पैसेज हमारा कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड है। 4 में से जो वर्ड इनकरेक्ट लिखा हुआ है उसको हमें पहचानना है। यस आप देखिए यहाँ पे क्रेसी की स्पेलिंग में CRACY लिखा हुआ है, जिसमें क्या होना चाहिए था CRASY होना चाहिए था। वैसे ज़्यादातर वर्ड्स में क्रेसी होता है, जैसे ऑटोक्रेसी है ना, इस प्रकार से। लेकिन मेरे दोस्तों वो जो CY वाला होता है वो अलग वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो इडियोसिंक्रेसी होता है इसमें SY आएगा, C की जगह S का यूज होगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब हमें गलत वर्ड को हमें देखना है कौन सा है। क्वेश्चनर मतलब प्रश्नों का जो पुलिंदा होता है, प्रश्नों की सूची। लाइजन मतलब तालमेल। हायरार्की मतलब पद सोपान, है ना, CD बाय CD। और मिलेनियम का आप देख सकते हैं L के साथ N भी आना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये होना चाहिए था मिलेनियम, ये होना चाहिए था। N आना चाहिए था, जो कि सिंगल N दिया हुआ है। एंड दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों इस सेंटेंस में हमें देखो 4 जंबल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम बतलाना है इन चारों को पढ़ने के पश्चात। पढ़ते हैं। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं से लौटने पर, ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ हाउस, उसे एक ऐसे घर में रहने के लिए बाध्य किया गया, वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड, जहां उसका एक बड़ा परिवार रहता था। वेकम मोहम्मद बशीर वॉज अ मलयालम फिक्शन राइटर, कि ये जो साहब हैं ये मलयालम के फिक्शन राइटर रहे हुए हैं। फ्रॉम वेकम इन केरला, जो कि केरला के वेकम से हैं। द हाउस होल्ड वॉज ऑलरेडी नॉइजी, इनका जो घर था वो पहले से ही शोर शराब से युक्त था। एंड फुल ऑफ केओस, और अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई थी। नो प्लेस फॉर अ राइटर श्योरली, और निश्चित रूप से लेखक के लिए कोई स्थान नहीं था। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स के अलावा मायरियाज का मतलब क्या होता है? अनगिनत, असंख्य। अनगिनत असंख्य जो पालतू जानवर थे, उन्होंने भी इस घर को, लेखक के घर को अपना घर बना लिया था। अब पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहां पर सबसे पहले हवाला है राइटर साहब का, वेकम मोहम्मद बशीर का। तो नंबर 1 क्यू से शुरू होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें उन्हीं से संबंधित हैं, उन्हीं से शुरू होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी और डी तो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ हाउस विद वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड। देखो यहां पर फैमिली की बात आई है, ठीक है। तो अब एस पार्ट में देखिए वो कह रहा है कि फैमिली के अलावा शब्द कब यूज करेंगे? जब पहले उस चीज की बात हो जाएगी। तो पहले हम फैमिली की बात करेंगे, फिर फैमिली के अलावा की बात करेंगे। तो यानी ऑप्शन 2 होना चाहिए मेरा पी। उसके बाद में अब फैमिली के बाद फैमिली के अलावा, तो ऑप्शन एस जो है वो 3 नंबर पे आना चाहिए, और बाकी बचा हुआ ये अपना 4 नंबर पे आ जाएगा। तो अपना हो गया ये QPSR। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। वापस से यहां पे 4 जंबल्ड सेंटेंसेस है, सही क्रम हमें बतलाना है। देखते हैं। While he was doing this, जब वो यह कर रहा था, दिस मतलब यह, अब हमें पता नहीं वो क्या कर रहा था, यानी पी से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि दिस क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, किसका हो गया मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यानी पी से तो शुरू नहीं होगा, अगर पी बिल्कुल है भी नहीं। जब वो ये कर रहा था, ही मिस्ड सीइंग अ वेलवेट पर्स,
यानी वो एक वेलवेट का पर्स, मखमल का पर्स देखना चूक गया, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, लाइंग ऑन द रोड, रोड पर पड़ा हुआ। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट, रमेश हमेशा चिंतित रहता था, हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, कि वो बुढ़ापे में कैसे बीमार होगा और किस तरह से कैसे वो कमजोर हो जाएगा। टू ट्राई हाउ, और कैसे होगा उस चीज को ट्राई करने के लिए ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, यानी वो अंधा हो जाता था। रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज आईज क्लोज, वो अपनी आंखें बंद करके चलता था। तो नो डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्यों के बाद में आर आएगा, क्योंकि यहां पर हाउ पूछा है कि उसका हालत बुढ़ापे में कैसी होगी, ठीक है ना। तो कैसे होगा बुढ़ापे में, वो सोचता था अगर मेरी आंखें चली गई तो क्या होगा, है ना। तो देखिए, तो क्यों के बाद में अब देखिए यहां पर, सॉरी आर हो गया, ही feared that he might even lose his sight and go blind, तो यानी उसका बुढ़ापा कैसा होगा, वो सोचता था कि कहीं उसकी आंखों की रोशनी ना चले जाए और वो अंधा ना हो जाए, ठीक है। तो उसकी सोच का ये छोटा सा आंसर आएगा कि कहीं उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा, वो अंधा हो गया तो क्या हो गया। अब उसका ये तरीका आजमा रहा है कि अगर मैं अंधा हो गया तो मैं ये करूंगा, यानी नंबर 1 क्यू से शुरू होगा, उसके बाद में एस आएगा और नंबर 3 पे आर आएगा और लास्ट में 4 आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ये क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, मतलब सीधी सी बात क्या है, डायरेक्ट है, दैट्स ऑल, ठीक है, डायरेक्ट है वो मेरा। द लॉयर सेड टू मी, अब सेड टू मी टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पास्ट की बात है तो देयर इज, इस सेड को देखकर इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, क्योंकि पास्ट को देखकर प्रेजेंट भी पास्ट बन जाएगा। देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, दिस का दैट हो जाएगा। तो क्या हो गया, द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस। तो यहां पर देखिए इज आ गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस। द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर, यहां पर भी इज आ गया। द लॉयर सेड मी, यहां पर सीधा क्या हो गया, देखो एक तो सेड टू आना चाहिए था तो सेड मी कर दिया, और दिस का दैट होना चाहिए तो वो हो नहीं पाया। इन दोनों के कारण ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव एक्टिव। मेरे प्रियो, अभी क्या है एक्टिव है कि पैसिव, उसको देखते हैं अपन। द सेलर हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच ए रफ सी। दोस्तों नो डाउट एक्टिव है, क्योंकि द सेलर क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, सेलर मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैड एनकाउंटर मेरी वर्ब के पार्ट में चली गई, और सच ए रफ सी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय आगे ले आओ, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो सच ए रफ सी, इसका यूं हो जाएगा, सच ए रफ सी हैड नेवर बीन encountered by the sailors, तो सच ए रफ सी हैड नेवर बीन एनकाउंटर्ड बाय द सेलर्स। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाता है, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज ही हमारा पेपर सोल्यूशन कंप्लीट होता है। पेपर नंबर 829 8 to 9 का सोल्यूशन पूरा होता है। जितने भी नए शब्द आपके सामने आए उन सबको लिखिएगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले सोल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।